जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुरेंद्र मालवीय पीयूष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों को स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड के क्लास 10th की मैथ्स के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 10th और 12th एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम डिले हो चुके हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो एग्ज़ाम मई से होने वाले थे वो जून में होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में क्या है बच्चों, प्रश्न बैंक है जिसको लॉन्च किया है एमपी बोर्ड ने। यदि आप इस प्रश्न बैंक के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आप 100% अंक हासिल कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या ऐसे बच्चे जो अच्छे अंकों के साथ टॉप करना चाहते हैं, दोनों प्रकार के बच्चों के लिए ये लाभदायक होगी। तो मेरे भाई बच्चों, पहले हम चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद बच्चों हम इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी हल करेंगे। साथ में हम ऑब्जेक्ट भी देखने वाले हैं, क्या कौन कौन से ऑब्जेक्टिव में जो एग्जाम में आपके आएंगे। यदि आप इस प्रश्न बैंक को सही तरीके से हल कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और मैं चैप्टर वाइज के सारे चैप्टर सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों, हमारी वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आप धैर्य रखें। मैं सारे चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलूँगा, देन क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, देन आपको ऑब्जेक्टिव भी बताऊँगा। चलिए बच्चों, तो आते हैं हम चैप्टर्स पे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो मेरे पास बच्चों दो चर राशियों का रैखिक समीकरण, ये आपका चैप्टर 3 है बच्चों। कौन सा है? चैप्टर 3 है। क्या नाम बच्चों इसका? दो चर राशियों का रैखिक समीकरण। अब आपको समझना होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। पहले हम देखेंगे चैप्टर के नाम की भूमिका, कि आखिर इसका मीन्स होता क्या है। तो जैसे आपने देखा होगा बच्चों, यदि मैं इसको लिखूं तो ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। क्या लिखा बच्चों? ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस इक्वेशन को देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमने बोला दो चर। दो चर का मतलब क्या होता है? जैसे मैं दो चर की बात करूँगा बच्चों, टू वेरिएबल्स, आपको समझना होगा टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे x और y, यहाँ पे बच्चों हमारे दो चर हैं। क्या है बच्चों? हमारे दो चर हैं जिसे हम बोलते हैं टू वेरिएबल्स। आगे बच्चों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फिर लिखा दो चर राशियों का रैखिक समीकरण। मैं इसको भी क्लियर करूँगा बच्चों। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए बी सी। क्या? ए बी एंड सी। तो मेरे पास बच्चों ए बी सी को हम क्या बोलेंगे? ए बी सी बच्चों यहाँ पे हैं हमारे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। बच्चों फिर आपने देखा होगा यहाँ पे इक्वल का साइन है। क्या है बच्चों? यहाँ पे इक्वल का साइन। इक्वल का साइन हमें बताता है कि कोई इक्वेशन है और इक्वल टू में लगा है 0। तो बच्चों दो चर राशियों का रैखिक समीकरण। तो मेरे पास बच्चों यहाँ पे x और y, यहाँ पे बच्चों दो चर हैं a b c इज अ रियल नंबर। यहाँ पे वास्तविक संख्याएं हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो x एंड y यहाँ पे क्या है बच्चों? हमारे टू वेरिएबल्स हैं। a b c इज अ रियल नंबर। तो मेरे पास बच्चों आज हम इसी चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। आगे बच्चों हम बात करेंगे आखिर हमें इस चैप्टर में कितने मेथड्स को पढ़ना है। तो बच्चों यहाँ से मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। ऐसे कौन कौन से मेथड हैं। पहले बच्चों में बात करूँगा ग्राफीय विधि। बच्चों इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। बच्चों दूसरे में बात करूंगा विलोपन विधि। इसको बच्चों बोलते हैं हम
एलिमिनेशन मेथड। बच्चों में तीसरी जैसे बात करूंगा, प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन मेथड। चौथे बच्चों में बात करूंगा वज्र गुणन विधि, जिसे बोलते हैं हम मल्टीप्लाइकेशन मेथड। मल्टीप्लाइकेशन मेथड बच्चों, तो यहाँ से 1 नंबर का आपके ऑब्जेक्टिव बनता है कि लीनियर इक्वेशन में कितने मेथड हैं, मतलब दो चर राशियों के रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियाँ हैं। बात होती है कि लीनियर इक्वेशन को हल करने के, सॉल्व करने के लिए कितने मेथड की हम बात करते हैं। तो बच्चों नंबर पूछे जाते हैं, कितने मेथड होते हैं, तो 1 2 3 4। तो यदि इस प्रकार का क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में आता है तो आप लिखोगे इसमें 4 प्रकार के मेथड हम उपयोग करते हैं। तो मेरे पास बच्चों ग्राफी, जैसे आपने देखा हो ग्राफीय विधि, बच्चों इसका हिंदी में एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं आलेखी विधि। क्या बोलते हैं? आलेखी विधि। इंग्लिश में एक ही नाम होता है, ग्राफिकल मेथड। बच्चों इस विधि में हम ग्राफ का उपयोग करते हैं। 90% बच्चों को ये मेथड नहीं पढ़ाया जाता है, बिकॉज इससे अब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 2010 के बाद, आफ्टर 2010 के बाद इस प्रकार के मेथड के क्वेश्चन एग्जाम में आना बंद हो चुके हैं। दूसरा बच्चों बात करूं, मतलब कहने का मतलब है आपको इस मेथड पर फोकस नहीं करना है। मैं बात करूंगा आपको कम से कम क्या पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास समय भी मिनिमम है। बच्चों दूसरे हम बात करेंगे, ये लिखा है यहाँ पे विलोपन विधि। विलोपन विधि की मैं बात करूँगा बच्चों, जिसको हमें पढ़ना है। यदि आप इस मेथड को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके यहाँ से 4 अंक, 4 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तीसरा बच्चों लिखा है प्रतिस्थापन विधि। तो मेरे पास बच्चों 1 और 2, मतलब विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। यदि बच्चों जिन बच्चों को दिक्कत है कि ये नहीं सीख सकते, कम से कम वो एक विधि सीख लें। अब आपका चैप्टर खाली नहीं जाएगा, 4 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और चौथा जो मेथड है जिसे हम बोलते हैं वज्र गुणन मेथड, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड। इस मेथड को प्रेजेंट में हटा दिया गया है, जब सिलेबस रिड्यूस किया गया था। तो आपको इसको भी नहीं पढ़ना है, आपको इसको भी नहीं पढ़ना है। पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू के हिसाब से यदि बात करूं तो आपको ओनली पढ़ना एक विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। यदि आप इस मेथड को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 4 अंक यहाँ से मैं आपको दिला दूंगा, साथ में आपको मैं 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करा दूंगा। मतलब कम पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मैं उन्हीं पर बात करने वाला हूँ बच्चों। आगे हम बात करेंगे, आई होप कोई चीज़ें समझ में आ गई। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे बच्चों में बात करूँगा, हाँ बच्चों आगे हम बात करेंगे। बच्चों 3 कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 कंडीशन में से आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्ट यहाँ से आपका पक्का आएगा। कैसे आएगा हम आपको बताते, कौन सा आएगा। निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। द सिस्टम हैज, बोल सकते हैं 4 यूनिक सॉल्यूशन। मेरे पास बच्चों हम बात करने वाले हैं यूनिक सॉल्यूशन। किसकी बात करने वाले हैं? एक अद्वितीय हल के बारे में बच्चों हम बात करने वाले हैं। आखिर क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन? तो मेरे पास बच्चों इसमें इक्वेशन होती है जैसे कि a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0। इसको बच्चों हम एक लाइन बोलेंगे, एक रेखा का समीकरण है। दूसरा हम बोलेंगे a2x b2y और c2 इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये होगा इक्वेशन हमारा सेकंड। क्योंकि जैसे कि चैप्टर का नाम है दो चर राशियों का रैखिक समीकरण, कहने का मतलब ये है यदि यहाँ पास वेरिएबल्स 2 हैं तो उसकी इक्वेशन भी 2 होंगी। जैसे कि आपने 9th क्लास में देखा था, ओनली सिंगल था, ओनली या तो x की बात होती थी या y की। लेकिन हमें यहाँ पे ना तो x की ना y की, हम दोनों की बात करना पड़ेगी, x एंड y।
तो इन्हीं इक्वेशन को देखते हुए यहाँ पे कंडीशन बनेगी कि निकाय का, निकाय मतलब बच्चों समीकरण, सिस्टम एक, निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। जब हम इन निकाय को, इस रिलेशन को, इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। हम उसी की बात करने में यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू भी निकलती है तो यहाँ पे y की वैल्यू भी निकलती है। कैसे निकलती है? जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं मेथड के द्वारा। कौन कौन से मेथड? जैसे कि हमने आपको बताया था ग्राफिकल मेथड, हमने आपको बताया था हमने आपको बताया था विलोपन विधि, जिसको बच्चों हम बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड। तीसरी हमने बताई थी प्रतिस्थापन विधि, जिसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और चौथी हमने आपको बताई थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसे बच्चों हम बोलते हैं बीजगुणन विधि। तो उनके थ्रू हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि a1/a2 की जो वैल्यू है वो b1/b2 के बराबर नहीं होगी। जब ऐसा होगा तब हम बोलेंगे दिस इज ए यूनिक सॉल्यूशन, समीकरण का अद्वितीय हल है। इस कंडीशन में क्या होता है, एक पक्ष हो गया। दूसरी यदि मैं बात करूं, अब हमने यहाँ पे बच्चों एक बनाया ग्राफ, ये बच्चों हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, x एक्सेस एंड y एक्सेस। अब ऐसी कंडीशन बच्चों हम क्या करेंगे, हमें बात करना है किसकी, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब लाइन कट होनी चाहिए, और जब लाइन कट होनी चाहिए, मान लीजिए कोई लाइन है, ये क्या है बच्चों हमारी L1 है, जिसको हम नाम दे दिया A और B। अब मान लीजिए कोई लाइन ऐसी है जो ए C और ए D, L1 थी L2। बच्चों भी देखो यहाँ से, यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला है, तो बच्चों इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु अर्थात इंटरसेक्ट पॉइंट। तो कहने का मतलब यह है जब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी, तभी हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव आता है कि निकाय का अद्वितीय हल कब होगा। तो कब होगा बताएंगे, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। और ऐसी कंडीशन में रेखा कैसी होती है, रेखा होती है प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी जिसे बोलते हैं हम इंटरसेक्ट। आपका एक ऑब्जेक्टिव, एक कंडीशन क्लियर। सेकेंड कंडीशन बच्चों जो होती है वो होती है, ये अद्वितीय हल के लिए थी। अब कोई हल ना हो, कोई हल ना हो, फॉर नो सॉल्यूशन। क्या बोला बच्चों हमने, मतलब जब हम दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उनका कोई हल नहीं होगा। तो कब नहीं होगा, तो इस कंडीशन नहीं होगा कि a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। देखो बच्चों, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। कहने का मतलब यह है, हमने मान लिया कि a1/a2, यहाँ पे मान लो एक 1/2 आ गई, मान लो यहाँ पे भी कितना 1/2, लेकिन यहाँ की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/3। तो हम जानते हैं 1/2 तो आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, लेकिन 1/3 इसके बराबर नहीं है। ऐसी कंडीशन है बच्चों, निकाय का कोई हल नहीं होगा। इसमें क्या होगा बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं 1/2 बराबर है 1/2 नहीं। अगर ऐसा हो गया तो कंडीशन हो जाएगी गलत। आप यहाँ पे बोल सकते हो 1/3। हम जानते हैं 1/2 1/3 के इक्वल में नहीं है, तो दिस इज आ यूनिक सॉल्यूशन और दिस इज आ नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में यदि मैं ग्राफ के द्वारा दिखाऊं आपको, कैसे, एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया। बच्चों जब इसकी बात करूंगा तो कोई हल ना हो, कोई हल ना हो मतलब बच्चों यहाँ से दोनों रेखाएं कैसी होगी, पैरेलल। मान लिया ए और बी, एक लाइन है ए वाली, कौन सी, a1x प्लस b1y प्लस का c1। फिर हमने बोला c और d, तो a2x प्लस का b2y और प्लस का c2। तो मेरे पास बच्चों आप देख पा रहे होंगे ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी,
कहीं नहीं काटेंगी, मतलब आप देखो एक रोड टाइप का दिख रहा है आपको, मतलब एक दूसरे को कभी ऐसे नहीं काटेंगी। यदि काट देती तो बच्चों वो हो जाता हमारा यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन ये है समांतर। कैसी रेखाएं? समांतर, कहने का मतलब पैरेलल। तो हम यहाँ पे बोल देंगे ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं जो बच्चों होती हैं वो होती है हमारी समांतर। पैरेलल। तो बच्चों क्लियर, ऑब्जेक्टिव ऐसे आएगा, कोई हल ना हो, फॉर नो सॉल्यूशन। कब नहीं होगा? A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2। तो हम बोलेंगे रेखाएं होती हैं समांतर और निकाय का कोई हल नहीं होता। द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इसका क्या बोलेंगे? द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन बच्चों बचती है, तीसरी कंडीशन बचती है, मैं इनको रब करके आगे लिखता हूँ बच्चों। हम देखेंगे तीसरी कंडीशन, अनंततः अनेक हल होंगे। कब होंगे? यदि फॉर मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है बच्चों ऐसी कंडीशन में? A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। मेरे पे बच्चों इसमें क्या होता है, जब तीनों वैल्यू इक्वल आते हैं, A1/A2 की वैल्यू भी, B1/B2 की भी और C1/C2 की भी। अब बच्चों आप सोच रहे हो आपको ये पढ़ाई नहीं गई, तो बच्चों जब आप पढ़ोगे कौन सी विधि, उसको हम बोलते हैं बच्चों बीजगणित विधि, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको ये देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं समपाती। कैसी होती हैं बच्चों? समपाती। जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती है? समपाती। और मेरे पे बच्चों समपाती को हम क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं? समपाती रेखा कैसे होती है वही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा एक्स अक्ष है बच्चों, ये हमारा वाई अक्ष है। ये हमारा वाई अक्ष है। मेरे पे बच्चों क्या होगा? समपाती। नाम से समपाती मतलब इसका पथ एक हो, कहने का मतलब इसमें दो लाइन होंगी पर रहेंगी वो एक ही लाइन पे। जैसे कि ए और बी, ऐसे की दूसरी लाइन होगी बच्चों इसी पर रहेगी वो भी, उसको हम बच्चों नाम दे देंगे सी और डी। क्या नाम दे देंगे बच्चों? सी और डी। तो बच्चों इसी लाइन पर रहेगी सी और डी। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चों कि लाइन तो आपको दो दिखेंगी लेकिन रहेगी वो कायदे से एक। कैसे हम आपको बताते हैं, जैसे आपने इसको ले लिया A1x प्लस का B1y प्लस का C1, ये आपकी बच्चों की पहली रेखा। इसी पे बच्चों A2x प्लस का B2y और प्लस का C2, ये बच्चों की दूसरी लाइन। रेखाएं दो हैं बट उनका रास्ता एक ही है, तो इसको बोलते हैं समपाती, कोइंसिडेंट लाइंस। तो बच्चों हमने यहाँ पे तीन कंडीशन देखी और तीन कंडीशन में से 101% एक कंडीशन आपके ऑब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगी। एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से बन जाएगा मिनिमम, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर में, इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए हम कितने मेथड का उपयोग करते हैं, तो आप आंसर दोगे 4। चलिए अब आगे हम बात करेंगे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आई होप को आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हमें देखना है इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर की बच्चों मैं जैसे बात करूँगा, ठीक है। मेरे पे बच्चों आज हमने इसका बेसिक फंडामेंटल देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन मेथड पे बेसिस क्वेश्चन।
जैसे कि हम पहले बता चुके आपको, हम सीखेंगे विलोपन विधि, हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ओनली हमें इस मेथड, दो मेथड ही हमें सॉल्व करना है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको पढ़ने में मज़ा आया हो, मीन्स आपको मैथमेटिक्स समझ में आई हो, तो आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा एमपी बोर्ड एंड सीबीएसई के बच्चों तक हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।